नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम यूनिट 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन यूनिट 5 को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं जो आपको समझाना ज़रूरी है, और ये बेसिक्स चीज़ें जो हैं ये यूनिट 5.1 में इंशाल्लाह आएंगे और इसको हम 5.1 में कवर करेंगे। देखिए, पहली चीज़ है हमारे पास कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट हमारे पास ऐसी वैल्यू जो चेंज ना होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट कि अगर हमारे पास 8 है तो दुनिया में आप जहाँ पे भी चले जाएं ये 8 ही रहेगा, सही है। इससे कोई नहीं कह सकता कि ये 8 नहीं है। दूसरी चीज़, अगर ये 80 है तो दुनिया में कहीं भी चले जाएं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, यूरोप में, चाइना में, जापान में, जहाँ पे भी चले जाएं, बोलेंगे कि 80, हाँ भाई ये 80 है। ये नहीं बोलेंगे कि ये 80 है, इसको 80 नहीं बोलेंगे, बल्कि किसको 80 बोलेंगे? इसको बोलेंगे। और इसे 8 बोलेंगे, इसे भी 8 बोलेंगे। तो ऐसी चीज़ जो चेंज ना होती है, जो मुस्तकिल हो, उर्दू में कांस्टेंट को जो है मुस्तकिल बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ जो मुस्तकिल हो, चेंज ना होती है, तो वो हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक चीज़ होगी हमारी कांस्टेंट। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं जिससे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जिससे हम उर्दू में मुतग़य्यर कहते हैं, यानी कि तब्दील होने वाला, मुतग़य्यर होने वाला। तो ये क्या होता है? देखें, ये हमारे पास होता है x, y और z। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है x की, हम कहते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है x की, x - 2 = 4, सही है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x हो जाएगा अकेला, 2 यहाँ पे माइनस का उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, तो 4 + 2 = हो जाएगा 6, सही है। तो ये क्या हो गया? 6। ये एक चीज़। दूसरी एग्जांपल इसकी देखें, एज इट इज़ यही एग्जांपल देखेंगे। x + 2 = 4, तो क्या होगा? x अपनी जगह पर रहेगा, = उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 2 = 2। तो देखें, ये x की वैल्यू इस कंडीशन में अलग आ रही थी और इस कंडीशन में अलग आ रही है। दोनों कंडीशन में x की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो ये जो x होगा ना हमारे से, हम कहेंगे वेरिएबल। आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी को कहते हैं कि यार उस बंदे की बॉल में बड़ी वैरायटी है, तो वैरायटी यानी कि हर बॉल दूसरी बॉल से मुख्तलिफ है, अलग है, तो ये हमारा हो जाता है वेरिएबल। लास्ट चीज़, और वेरिएबल को हम उर्दू में जो है मुतग़य्यर कह देते हैं। लास्ट थिंग जो हमें देखनी है वो है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को देख लेते हैं। तो कोफिशिएंट हमारा क्या होता है? देखें, ये है हमारे पास x + 8। तो x हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास वेरिएबल, और x 8 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कांस्टेंट। जब इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, यानी कि x 8 कर देंगे या 8x कर देंगे, 8x कर देंगे, तो जब ये 8 जब कांस्टेंट हमारा आ जाए वेरिएबल के साथ, तो ये बन जाता है कोफिशिएंट। ये बन जाता है कोफिशिएंट। बस इतनी सी बात थी। ये हमारा क्या बन जाता है? कोफिशिएंट बन जाता है। एक और चीज़ है लिटरल। तो लिटरल का जो मतलब है वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस वक्त ही इसको देखेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ और आते हैं बुक की तरफ। अच्छा, बुक में देख लें। बुक में पेज नंबर 85 के ऊपर यहाँ पे आपको कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल, और नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल वगैरह की जो है कुछ इन्होंने समझाया भी हुआ है, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ साथ पेज नंबर 87 पर हमें कुछ ये चीज़ें दी हुई हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको भी आप एक बार जो है वो देख लीजिएगा। अच्छा, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? सेपरेट कांस्टेंट, वेरिएबल एंड लिटरल्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपने क्या करना है, ये 1 से लेकर 12 तक हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है। इसमें से हमने कांस्टेंट को, वेरिएबल को और लिटरल को अलग-अलग करना है। तो अलग-अलग करने के लिए आपने बुक सामने रखनी है और एक टेबल बनाना है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपने एक टेबल बना लेना है जिसमें आप सीरियल नंबर, कांस्टेंट, वेरिएबल और लिटरल वगैरह कर देंगे, और इसी के ऊपर जो है हम अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व भी करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जहाँ पे कांस्टेंट आ रहा होगा वहाँ पे कांस्टेंट लिखते जाएंगे, जहाँ पे वेरिएबल आ रहा होगा वेरिएबल, और जहाँ पे लिटरल आ रहा होगा लिटरल, और कांस्टेंट के साथ जो है उनके साइन प्लस माइनस जो भी आ रहा होगा वो भी साथ साथ लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने, तो हम जो है इसको स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अकॉर्डिंग टू योर बुक थोड़ी सी चीज़ एक और देख लेते हैं मज़ीद। वो क्या? देखें, कांस्टेंट में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, वेरिएबल में कौन सी आएगी, लिटरल में कौन सी हमारे पास वैल्यू। कांस्टेंट में हमारे पास 0, 1, 2,
3 और सो ऑन, ये सब हमारे पास कांस्टेंट में आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास ए बी सी भी हमारे पास, डी भी हमारे पास कांस्टेंट में आ जाएंगे, सिवाय किसके, एक्स वाई और जी के। इनके अलावा बाकी जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होंगे सब हमारे पास आएंगे कांस्टेंट में। और लिटरल में क्या आएंगे, देखें लिटरल में हमारे पास ए टू जेड तमाम अल्फ़ाबेट्स हमारे पास आ जाते हैं। और इसमें जो है एक्स वाई जी भी शामिल है, इसमें एक्स वाई जी भी शामिल है। तो ये तो होगी समझने की बात। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। चले, पहले पार्ट में हमारे पास जो है वो दिया हुआ है 3x+1, तो कांस्टेंट में हमारे पास आ जाएगा 3 और 1। वेरिएबल में हमारे पास जो आएगा x आ जाएगा, क्योंकि x हमारा वेरिएबल है, और लिटरल में भी हमारे पास x आ जाएगा, सही है। और इसी तरह दूसरे में देखे जाएँ तो दूसरे में सिर्फ 0 दिया हुआ है, तो 0 हमारा कांस्टेंट में आ जाएगा, बाकी ये दोनों जो है वो खाली रहेंगे। इसी तरह पार्ट 3 में अगर देखा जाए तो वहाँ पे 2a² + 1/3b - 3 दिया हुआ है, तो उसको भी अकॉर्डिंग टू इसी तरह ही हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखें 2 और 1/3 - 3 ए और बी, ये हमारे आ जाएंगे कांस्टेंट में, और हमारा जो वेरिएबल आएगा वो हमारे पास वेरिएबल कुछ भी नहीं दिया हुआ, और ए और बी भी हमारे पास जो आ जाएगा वो लिटरल में आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3l - 2m दिया हुआ है, तो 3 और -2 ये हमारा कांस्टेंट में आ जाएगा। इसके अलावा l और m भी हमारे पास कांस्टेंट में आ जाएगा। वेरिएबल हमारे पास नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और जो हमारे पास लिटरल में हमारे पास l और m आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, -2। अच्छा, तो हमारे पास जो इसमें आएगा 5 में वो हमारे पास आ जाएगा -2 4 a b और c। और जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल हमारे पास कोई भी गिवन नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, और ए बी सी और इसमें आ जाएगा a b c आ जाएगा हमारे पास लिटरल में, सही है। बुक आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने खुले में, हम जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं और देखते जाएं, आप उसको सॉल्व करते जाएं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, पार्ट नंबर 6 है, इसमें हमें जो p q और r ये हमारे पास आए कांस्टेंट में। आप ऊपर वाले चार्ट को अपने पास रखें और इसमें से देख के जो है वो सॉल्व करते जाएं। चलें, पी क्यू आर जो है आगे इसमें कांस्टेंट में। इसके अलावा इसमें हमारे पास x और y भी गिवन है, जो कि हमारा कौन से वेरिएबल है, और लिटरल में हमारे पास p q r x और y सभी हमारे पास जो है इसमें आ जाएंगे। इसी तरह को पार्ट नंबर 7 में देख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास -5 9 और -4 कांस्टेंट में आ जाएंगे। x और y हमारे पास वेरिएबल में आ जाएंगे, और यहीं पे x और y हमारे पास आ जाएंगे लिटरल में। क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 को देख लेते हैं। अच्छा, तो पार्ट नंबर 8 में हमारे पास जो है वो 3² 2² p और q ये हमारे पास कांस्टेंट में आ जाएंगे। वेरिएबल हमारे पास नहीं है, और p और q जो है हमारे पास यहाँ पे लिटरल में आ जाएंगे। पार्ट नंबर 9 में भी इसी तरह से एज जैसी करेंगे। 1 और -1 हमारे पास कांस्टेंट में आ जाएंगे, बाकी हमारे पास y वेरिएबल में आ जाएगा, और यही y हमारे पास उसमें भी आ जाएगा, क्योंकि लिटरल में हमारे पास a to z सारी चीज़ें आ जाती हैं, और वेरिएबल में हमारे पास x y z आते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 10 में 3 रूट के साथ, 5 रूट के साथ, और -9 a और b कांस्टेंट में आ जाएगा, और वेरिएबल में जो हमारे पास आएगा कुछ भी नहीं, तो वेरिएबल में हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, और लिटरल में हमारे पास a और b आ जाएगा, सही है। इसी तरह पार्ट नंबर 11 में 7 -2 और 3 आ जाएगा, और वेरिएबल में x आ जाएगा, और लिटरल में भी हमारे पास x आ जाएगा। पार्ट नंबर 12 में हमारे पास -8 गिवन है, तो -8 आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। और ये जो है आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा, तो आप जो है इसको कॉपी कर लें। फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि पॉलिनोमियल्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं नोटबुक की तरफ।
अच्छा देखिए, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, हमारे पास होते हैं पॉलिनोमियल, दूसरी चीज़ हमारे पास होती है नॉन पॉलिनोमियल। देखिए अगर कोई भी चीज़ पॉलिनोमियल है ना, से दो रूल्स हैं। कितने रूल्स आपने याद रखने हैं? दो रूल्स। पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि वेरिएबल जो हमारे पास वेरिएबल होगा, वेरिएबल की हम बात पीछे कर चुके हैं, वेरिएबल पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव में होगी तो फिर वो नॉन पॉलिनोमियल होगा। पहला रूल ये। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि वेरिएबल की पावर फैक्टर में भी नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर फैक्टर में भी नहीं होनी चाहिए, फैक्टराइजेशन में या फ्रैक्शन में, TION, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। दो रूल्स हैं बस। पहला रूल क्या है कि वेरिएबल जो है उसकी पावर, वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर है वो नेगेटिव में ना हो, और वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में भी ना हो। तो बस इसके अलावा जितने भी सब होंगे वो पॉलिनोमियल होंगे। यही दोनों जो है वो नॉन पॉलिनोमियल होंगे, नॉट पॉलिनोमियल होंगे, बाकी सब जो है वो पॉलिनोमियल होंगे। तो अगर हम अपने बुक में देखें, तो देखें इस वाली एग्जांपल को अगर हम देखते हैं तो 3/y, देखें जब y ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई, अभी डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y के ऊपर जो पावर है ना 1, वो -1 हो जाएगी। इसका मतलब है कि पावर किस में चलेगी? नेगेटिव में चलेगी। पावर नेगेटिव में चलेगी तो नॉन पॉलिनोमियल हो गया। तो ये जो है हमारा नॉन पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह 3 वाला भी डिनोमिनेटर में x से जब ऊपर चला जाएगा तो पावर इसकी माइनस में चली जाएगी, तो ये भी नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इसी तरह ये वाला, अच्छा ये तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस तरह ये वाला भी नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह ये वाला भी नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा, नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा। बाकी तकरीबन जितने भी हैं वो पॉलिनोमियल हैं। तो हम लिख लेते हैं इसका आंसर कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं वो पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन सी जो है वो नॉन पॉलिनोमियल हैं। बाकी रूल तो आपको समझा दिया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और नॉन पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब जो है हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास इसमें 1 और 4, इसी तरह 5, 6, 7, 8 नहीं 9, सही है 9। अच्छा 8 क्यों नहीं? देख लें, 8 भी देख लें, क्यों नहीं देखें। ये इसकी पावर अभी नीचे है, तो जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, इसलिए 8 हमारे पास नहीं है, 8 हमारे पास नहीं है। और इसी तरह 9 हमारे पास है, और हमारे पास 11 है। अच्छा 10 क्यों नहीं है? 10 को भी देख लेते हैं कि 10 क्यों नहीं है। देखें 10 भी हमारे पास इस वजह से नहीं है कि इसके जो x डिनोमिनेटर में जब ऊपर जाएगा तो पावर x के ऊपर अभी 1 है, तो वहाँ पे जाके -1 हो जाएगी। इसलिए जो x जो हमारा है, ये जो हमारे पास 10 वाला है, ये भी हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल है। और 11 हमारे पास पॉलिनोमियल है, और इसके बाद जो है हमारे पास 12 हमारा पॉलिनोमियल है। तो ये सारे जितने भी हैं ये हमारे पास क्या हैं? R, इधर एक लिख लेते हैं, इन सबको लिख लेते हैं R नोमियल्स। ये हमारे पास क्या सारे पॉलिनोमियल्स हैं। सही जी, उम्मीद है कि आपने इसको रूल को अच्छी तरह से समझा होगा। इसी रूल की बेस के ऊपर जो है आप पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह उनको देखें, और ख़ुद अपने जहन में सोचें कि ये क्यों पॉलिनोमियल है और ये क्यों नॉन पॉलिनोमियल है। इसकी आपने बस प्रैक्टिस करनी है, समझना ही चाहिए। ये पूरी एक्सरसाइज आपके समझने की है। बाकी एक्सरसाइज बहुत आसान है, आप पहले बहुत बार जो है ये काम करते हुए आए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इंडिकेट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो आपको पॉलिनोमियल्स देने हैं इनकी आपने डिग्री मालूम। डिग्री का मतलब होता है कि पावर, उसके बाद पावर कितनी है। अच्छा पावर जो कंसिडर की जाएगी वो वेरिएबल के ऊपर कंसिडर की जाएगी, कांस्टेंट के ऊपर कंसिडर नहीं की जाएगी। कांस्टेंट के ऊपर पावर है तो वो 0 होगी। हाँ, अगर वेरिएबल के ऊपर पावर है तो उसको जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे 1 होगी। तो यहाँ पे बुक में आपके पास 0 दिया हुआ और यहाँ पे भी 0 दिया हुआ, तो उसे दुरुस्त कर लें। इसमें 2-3 जगहों पे बुक में आपके सवाल जो है वो गलत हैं। तो अच्छा, इसमें जो आपके पास जो पावर होगी वो 1 होगी, जबकि आपकी बुक में जो है वो 0 लिखा हुआ है, तो इसको आप जो है सही कर लें। और जब भी कोई वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी। और एक और बात, कांस्टेंट के ऊपर अगर पावर हो तो 0, अगर किसी वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो 1 है। और अब देखें ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, दोनों अलग अलग टर्म है। और सबसे ज़्यादा पावर किस पे? y पे, तो उसकी पावर कितनी होगी?
2 होगी, डिग्री इसकी कितनी होगी 2 होगी। इस तरह ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी इनकी पावर प्लस हो जाएगी, जब भी मल्टीप्लाई होंगे पावर प्लस हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह इसमें देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएगी, और इसमें जो सबसे ज़्यादा वाली पावर है इनमें उसको ले लेंगे। अच्छा, दूसरी बात इस पर कोई भी नहीं होगी और इस पर कोई भी नहीं होगी, इन पर दोनों पे 0। अच्छा, ये 11 वाला जो है मिसिंग है, या शायद पता नहीं इन्होंने क्या किया है, तो प्रिंटिंग भी थोड़ी सी आगे पीछे हुई जिसकी वजह से इनके जो क्वेश्चन है वो भी थोड़े से गलत आ रहे हैं। तो हम जो है इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो पहला है उसके ऊपर डिग्री कितनी है 0, और दूसरे वाले पे कितनी है 1, और तीसरे वाला जो है उसके ऊपर हमारी डिग्री है 2, और चौथा वाला है उसके ऊपर हमारी डिग्री है 4। वही रूल है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर उनकी प्लस हो जाएंगी, और अगर किसी के ऊपर कोई अकेला वेरिएबल है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो उसके ऊपर जो है 1 है, और अगर वेरिएबल किसी 3 के साथ या किसी और के साथ आ रहा है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसके ऊपर भी क्या है, पावर 1 है। और जो सबसे बड़ी पावर होगी हमने वो ले लेनी है अगर अलग अलग टर्म्स होंगी। टर्म्स का मतलब होता है कि माइनस और प्लस, प्लस और माइनस जो है टर्म होती है अलग अलग कर देती हैं दूसरों को। अच्छा, नंबर 5 में इधर नंबर 5 में जो हमारे पास पावर होगी वो होगी 7, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर इनकी प्लस हो जाएगी। नंबर 6 में हमारे पास जो पावर होगी वो होगी 6। नंबर 7 में हमारे पास जो पावर होगी वो होगी 5। गालबन यहाँ पे 3 लिखी है या कुछ और लिखा है तो इसको आप दुरुस्त करके 5 कर लें। इसलिए नंबर 8 में हमारे पास जो पावर होगी वो होगी 3, और नंबर 9 में जो हमारे पास पावर है वो है 6। नंबर 10 में जो हमारे पास पावर है वो है 4। नंबर 11 में जो हमारे पास पावर है वो है 0, और नंबर 12 में जो हमारे पास पावर है वो है 8। और यहाँ पे जो है बुक में 4 लिखा हुआ है तो इसको आप करेक्शन करके 8 कर लें। बल्कि अगर देखा जाए तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 12 है वो गलत लिखा हुआ है, यानी कि वो 4 के ऊपर कुछ पावर दी हुई है तो वो तो इक्वल टू 0 होगी, बुक के हिसाब से इक्वल टू 0 होगी। लेकिन बुक में जो है इन्होंने जो पावर दी हुई है वो इसमें जो दी हुई है वो 2 दी हुई है, 4 दी हुई है। और अगर उर्दू वाली बुक को देखा जाए, उर्दू वाली बुक मैंने इस हिसाब से देखी नहीं, लेकिन अगर उर्दू वाली बुक को देखा जाए तो उसमें जो हमारे पास है वो 4 स्क्वायर x4 और 5 2 और 4 y के ऊपर 4 है, तो यानी कि बीच 4 स्क्वायर से अलग नहीं है, बल्कि x के ऊपर 4 है, 5 के ऊपर स्क्वायर है, और 4 के ऊपर फिर वो है y 4 है, y के ऊपर फिर 4 है, y के ऊपर फिर 4, यानी कि इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ उर्दू वाली बुक में। तो देखें अगर इन दोनों की पावर्स को प्लस किया जाए तो फिर कितनी हो जाएंगी, ये 8 हो जाएंगी, क्योंकि ये सब आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उम्मीद है कि आपने इससे अच्छी तरह से समझा होगा। कॉपी कर लें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, आसान है, बस जहन में चीज़ें बिठाने की देर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो सवाल है वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कोफिशिएंट मालूम करने हैं पॉलिनोमियल्स के। तो देखिए कोफिशिएंट के बारे में बात कर चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल के साथ जब कोई कांस्टेंट आ जाता है तो वो कोफिशिएंट हो जाता है। तो इसलिए पहले वाले में हमारे पास सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो हमारे पास में जो कांस्टेंट होगा वो कोफिशिएंट जो होगा वो 3 ही होगा। और दूसरे वाले में √4 दिया हुआ है, तो √4 ही हमारा इसमें जो है वो कोफिशिएंट होगा। √4 दिया हुआ है तो √4 ही कोफिशिएंट होगा। और तीसरे वाले में -x दिया हुआ है, तो देखिए -x तो है लेकिन x के साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, 1 होगा, तो -1 जो है वो हमारा वहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 में उन्होंने 2 1 दिए हैं, एक 1 जो है प्लस के बाद दिया हुआ है और दूसरा 1 जो है उन्होंने x y z के साथ दिया हुआ है, तो वो वाला भी जो है वो 1 हम शुमार करेंगे, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं कुछ नहीं तो 1 होगा। नंबर 5 में हमारे पास 3 कोफिशिएंट हैं, 5 9 और 1। z अकेला है तो कुछ नहीं है, उसके साथ तो 1 है। इसी तरह नंबर 6 में हमारे पास जो है 2 कोफिशिएंट हैं, एक हमारे पास है √2, दूसरा हमारे पास है -√3। सही है, क्लियर है, आपको नज़र आ रहा होगा। और नंबर 7 में हमारे पास सिर्फ एक ही कोफिशिएंट है, वो है -2, बाकी x y z आ रहे हैं। और नंबर 8 में हमारे पास अपॉन में है 3/4 हमारे पास कोफिशिएंट हैं। आपके सामने क्वेश्चन भी ओपन कर दिए, तो आप जो है इसको टैली कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये देखें
ये अकेला था, तीसरे वाले में मैंने कहा था कि -1 आएगा, क्यों? क्योंकि अकेला है और किसी के साथ कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। इसी तरह एज इट इज़ ये z भी अकेला था तो उसके पास कुछ नहीं है तो इसके साथ भी 1 है, बाकी सब में कोफिशिएंट जो है वो लगे हुए हैं। तो यहाँ तक जो है हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ़ वेरिएबल, यानी कि मुतग़य्यर नंबरों को फाइंड करना, जो मुतग़य्यर हैं उनको फाइंड करना। ये वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आपको बता चुके हैं कि वेरिएबल कौन से होते हैं। तो देखें, अगर इसमें वेरिएबल को फाइंड करना हो तो काफ़ी आसान है। यहाँ पे x और y वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल हैं इसमें, 1 2 3, x भी है, y भी है, z भी है तो 3 वेरिएबल हैं इसमें। x है, y है तो 2 वेरिएबल हैं इसमें, x y है तो 2 वेरिएबल हैं इसमें, x y है 2 वेरिएबल हैं इसमें, सिर्फ x है तो 1 वेरिएबल है इसमें, कोई भी वेरिएबल नहीं है, x y z कुछ भी नहीं है तो इसमें 0 आ जाएगा। और इसमें 3 वेरिएबल हैं तो इसमें 3 आ जाएंगे। इसी को बस आपने कॉपी पे लिखना है तो हम लिख लेते हैं। और जो वेरिएबल की बात थी वो वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में कर दी थी, फिर भी एक बार आप सुन लें कि वेरिएबल क्या होते हैं। देखें, हमारे पास जो भी x y z आ जाता है जिसकी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होती तो वो हमारे पास वेरिएबल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले में हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, दूसरे वाले में हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, तीसरे वाले में हमारे पास फिर से 2 वेरिएबल हैं, 4 में हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, 5 में हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, 6 में हमारे पास 1 वेरिएबल है और 7 में हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं था, 25 था तो 0 वेरिएबल हो गए और 8 में हमारे पास थे 3 वेरिएबल। तो ये रहा इसका आंसर, बस इतनी सी बात थी। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2 कि थोड़ा सा लेंदी होगा बाकी क्वेश्चन के मुकाबले में। चलें जी, इसमें क्या है, रिकग्नाइज एंड राइट टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्रोडिक। क्या मतलब, अगर किसी जो है, अगर फॉर एग्जांपल पहले वाले को अगर हम देखते हैं तो अगर x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो 1 है तो लीनियर होगा। दरम्यान में बेशक प्लस और y आ रहे हैं लेकिन प्लस और y प्लस जो होता है ना वो चीज़ों को अलग करता है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। इस तरह माइनस भी टर्म को अलग अलग करता है। हाँ, मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर इसकी पावर जो प्लस हो जाएगी, फिर ये हो सकता है कि वो बस ज़्यादा बन जाए। इसी तरह ये भी लीनियर होगा। अब इसमें देखें, इस वाली एग्जाम्पल में इसमें x और y है, x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 इसका और 1 इसका जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2, तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सही है। इसी तरह बाकी भी हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकियों को भी हम देख लेते हैं। आप इसको मैं आपको बताता रहूँगा ज़ुबानी और आप जो है बुक में सामने खोल के इसको लाजमी देखते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं इसको नोटबुक की तरफ और उसको राइट करना स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले वाले में हमारे पास x + 2y है तो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर। तो जहाँ पे लीनियर है वहाँ पे मैं सिर्फ L लिख रहा हूँ, बाकी आप जो इसकी फुल फॉर्म खुद लिखते रहिएगा। अच्छा, दूसरे वाले में हम देखें, दूसरे वाले में हमारे पास 3x - 5 तो ये भी हमारे पास लीनियर है। सही है। और तीसरे वाले में हमारे पास 2xy तो x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो जाहिर सी बात है x के ऊपर भी 1 है, y के ऊपर भी 1 है, दोनों की पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इसको हम यूँ, क्यूआरडी को हम यूँ लिख रहे हैं। सही है। और नंबर 4 पे हम देखें तो 4 में हमारे पास y के ऊपर स्क्वायर है तो 4 के ऊपर y के ऊपर स्क्वायर है तो जो 4 होगा वो भी हमारा क्यूआरडिक हो जाएगा। अच्छा, 5 को अगर हम देख लें तो 5 में हमारे पास x के ऊपर क्यूब आ रहे हैं तो ये क्यूबिक हो जाएगा, c से मेंशन कर लेते हैं क्यूबिक। अच्छा, और 6 को अगर हम देखें तो 6 में हमारे पास x के ऊपर पावर 4 आ रही है, x के ऊपर जो डिग्री आ रही है वो 4 आ रही है तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वो बाय क्यूआरडिक हो जाएगा, क्यूआरडिक जो भी कहते हैं वो हो जाएगा। चलें, इसी तरह 7 को अगर हम देखें तो 7 में हमारे पास x के ऊपर क्यूब आ रहा है तो ये हमारे पास जो है वो 7 वाला क्यूबिक हो जाएगा। चलें, 8 में अगर हम देखें तो 8 में हमारे पास क्या आ रहा है, x के ऊपर 4 आ रहा है तो ये बाय क्यूआरडिक हो जाएगा। और इसी तरह 9 को अगर हम देखें तो 9 में हमारे पास y के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो ये हम y के ऊपर स्क्वायर आ रहा है और x भी है साथ में, y के ऊपर स्क्वायर आ रहा है और साथ में x भी है तो दोनों की पावर हो जाएंगी तो ये हमारा क्यूबिक हो जाएगा। इस तरह 10 को देख लें तो 10 में हमारे पास जो है x स्क्वायर और आगे अगर देखें +2x स्क्वायर और y स्क्वायर आ रहे हैं तो यानी कि इनकी जो पावर है वो आपस में हो जाएंगी प्लस तो ये हो जाएगा बाय क्यूआरडिक। सही है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिखिएगा। 11 अगर हम देखें तो 11 में हमारे पास जो है x के ऊपर स्क्वायर आ रहा है और -x आ रहा है तो माइनस जो टर्म्स को अलग करता है उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हाँ, लेकिन x के ऊपर जो स्क्वायर है उसकी वजह से ये बन रहा है
क्यूबिक। और 12 को देखें तो 12 हमारे पास जो है उसमें हमारे पास 3xy स्क्वायर z क्यूब आ रहा है, तो यानी कि 5 पावर बन रही है। जब भी 5 पावर बनेंगी, 4 से ऊपर बनेंगी तो बाय क्यूड्रिक हो जाएगा। सही जी। तो हमने जो है इस एक्सरसाइज को अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया कंप्लीट। यूनिट 5.1 हो गया हमारा कंप्लीट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।